अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, खुल के बोल के साथ मैं हूं ईमान नवाज। प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुशामदीद। नाज़रीन, मुआशी तौर पर अदम इस्तेहकाम का शिकार मुल्क को इंटरनेट की बंदिश की वजह से $1 अरब का नुकसान हुआ, मगर जिम्मेदारान को आज पता चला कि इंटरनेट की बंदिश के नुकसान भी होते हैं। तो वहीं IMF भी हमारी हुकूमत की हर बात को नफी करते हैं और वहीं पर फेक न्यूज भी बवाले जान है। इस अंधेरी रात में एक उम्मीद आइंदा रोज के मुज़ाकरात हैं। इन तमाम पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ पैनलिस्ट में मौजूद हैं कमर जैदी, गजाला यूसुफजई, परवेज संधेला और ईसा नकी ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आप तमाम का। कमर साहब, आपकी जानिब आना चाहूंगी। आज के होने वाले सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकॉम के इजलास में चेयरमैन PTA ने कहा कि आज पहली बार उन्हें ये पता चला है कि इंटरनेट की बंदिश गलत भी होती है। आप क्या समझते हैं, जिन लोगों को इंटरनेट की बंदिश के नफा नुकसान का नहीं पता, तो ऐसे लोगों को इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे दी जा सकती है? बहुत शुक्रिया। देखें, बड़ी मुज़ाहिरा ख़ेज़ बात है कि ये जो बयान दिया गया है, इसके बाद इस पे मैं हँसूँ, क्या करूँ मैं इस पे, क्योंकि एक ऐसे इदारे का चेयरमैन ये बयान दे रहा है जिसको मालूम है कि हमारी मईशत कहाँ पे स्टैंड करती है, इंटरनेट बंदिश की वजह से क्या नुकसानात ये मुल्क बर्दाश्त कर चुका है और आइंदा आने वाले दिनों का जो तखमीना लगाया गया है वो कितना है। अभी जो एज ऑफ नाउ सेनेट में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी शेयर हुए हैं। 35 जो करोड़ डॉलर हैं उसका नुकसान अभी तक हो चुका है। $1 अरब तक इसका तखमीना लगाया गया है कि ये नुकसान जो है पाकिस्तान को होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे जो साहिबाने इक़्तिदार हैं, उनकी जो आप ये कह सकती हैं कि तवज्जा है, जो तवज्जा का मरकज़ है वो ये है कि उन्होंने इंटरनेट वॉरियर्स को रोकना है। उनकी तवज्जा ये है कि कीबोर्ड पे बैठे हुए वो अफ़राद जो कि उनके नज़दीक दहशतगर्दी फैला रहे हैं, उनको रोकना ज़रूरी है। लेकिन उनको रोकने में जो वो काम सर अंजाम दे रहे हैं, वो ये है कि इस मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। जो हम कमा सकते थे, जो हमारे फ्रीलांसर्स अपनी जॉब करते थे, वो पहले डिसीजन लिया गया कि VPN को रजिस्टर किया जाएगा। और किसी भी IT माहिर से पूछ लें आप कि फ्रीलांसिंग के लिए ज़रूरी है कि आप VPN इस्तेमाल करें, उसके बाद आपको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं और उन प्रोजेक्ट्स पे आप फिर वर्कआउट करके ज़र मुबादला कमाया जाता है। लेकिन अब हाल ये है कि ये तो पहले वर्किंग नहीं थी इस पे, और फिर वर्किंग जब हुई तो आज कायमा कमेटी में बाकायदा ये इंकशाफ किया गया कि हमने वर्किंग करके ये देखा कि VPN तो बड़ा ज़रूरी है। और हमने फिर ये किया तो गैर रजिस्टर्ड VPNs को जो है सिर्फ रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस पे लेके जाएंगे, VPN मुकम्मल तौर पर बंद नहीं करेंगे। और जब बंद करना था तो हमारे उलमा से फतवे दिलवा दिए गए। आपको मालूम है कि गैर इखलाकी मवाद के हवाले से क्या फतवा आया और उसके बाद फिर इंटरनेट पे किस तरह से ट्रॉल हुआ। तो अनफॉर्चुनेटली इस पूरी रियासत का, हुकूमत समेत मैं कह रहा हूँ पूरी रियासत का अलमिया ये है कि ये किसी एक पॉइंट पे फोकस नहीं है। जो पॉइंट था, जो इन्होंने एड्रेस करना था, उसको एड्रेस करते करते इन्होंने अपना नुकसान भी किया, मुल्क का नुकसान भी किया, इस कौम का नुकसान भी किया। और वो एक पॉइंट था जो हमें बार बार तकरीरों में नजर आ रहा है, और वो पॉइंट ये है कि हमने इस डिजिटल दहशतगर्दी को रोकना, हमने जो मुखालिफ बयानिया बनाया जा रहा है उसको काउंटर करना है। और उसको काउंटर करने के लिए इंटरनेट की बंदिश भी करते हैं, उसको काउंटर करने के लिए सोशल मीडिया ऐप्स भी बंद करते हैं, उसको काउंटर करने के लिए ये लोगों को उठाते भी हैं, उसको काउंटर करने के लिए लोगों की जबाबंदी के लिए मुख्तलिफ हरबे अपनाए जाते हैं, जो कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है। हमें सिर्फ ये देखना चाहिए कि जो अभी रिसेंटली रिपोर्ट लॉन्च की आई है उसमें आप देखें कि इंटरनेट बंदिश की वजह से पाकिस्तान उस दूसरे नंबर पे आ गए। यानी आप अंदाजा लगाएं कि पिछले साल 260 घंटे जो है वो इंटरनेट हमारा बंद रहा है। ओवरऑल मजमूई तौर पर उस रिपोर्ट में बताया गया था, जो कि 619 घंटों पे चला गया। और म्यांमार से हम नीचे खैर स्टैंड करते हैं दूसरे नंबर पे। पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है राइट नाउ, वो क्यों हो रहा है, कहां से हो रहा है, किसकी डायरेक्शन पे हो रहा है, मेरा ख्याल से ज्यादा तबसरा करने की इस पे जरूरत नहीं है, सारे लोगों को मालूम है। और उस एक पॉइंट पे जो है सबका फोकस है कि किसी तरह से नैरेटिव को रोकना है। वो नैरेटिव जो फैक्ट बेस है, वो नैरेटिव जो इस टाइम प्रिवेल कर रहा है, वो नैरेटिव जो कि ठीक है कमर आवाम साहब। सुनना चाहती है, उसको गजाला, रोकने के लिए तमाम चीजें हो इसी रही हैं। पर आपका पॉइंट जानना चाहूंगी। इजलास में सेक्रेटरी IT ने यह भी इंकशाफ किया है कि इंटरनेट की बंदिश और फायर वॉल लगाने से गलत इदाद-ओ-शुमार पेश किए गए हैं। इंटरनेट की बंदिश से $1 अरब का नुकसान हुआ है पाकिस्तान के अंदर और बाहर। इस तरह के तस्वर से बैरूनी सरमायाकारी को भी नुकसान पहुंचेगा। आप क्या समझती हैं कि IT मिनिस्ट्री में मौजूद अफसरान की अहलियत पर सवाल नहीं है? क्योंकि चेयरमैन PTA एक बड़ा ओहदा है, उनकी जानिब से ऐसे बयानात आना उनकी क्रेडिबिलिटी पर तो यकीनी तौर पर सवालात नहीं बनते।
जी बिल्कुल, सवाल तो बिल्कुल बनता है उनकी क्रेडिबिलिटी पर और इस बात पर भी कि पहले दे वर नॉट श्योर कि वो इस बात की वो एग्री भी कर उन्होंने ब्लॉक किए हैं वीपीएन सर्विसेज और सोशल मीडिया साइट्स बिकॉज़ पहले तो वो बहुत रिलक्टेंट थे कि हमने कोई ब्लॉकेज नहीं की है। इवन जो हमारे मिनिस्टर हैं ब्रॉडकास्टिंग के उन्होंने भी बिल्कुल इनकार कर दिया था कि किसी किस्म की ब्लॉकेज नहीं है। तो बात यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि वो अपनी गलती का एतराफ़ ही नहीं करते और फिर उसको मानना फिर तो दूर की बात है और उसमें जो इतना नुकसान हो रहा है लोगों का, जो हमारे फ्रीलांसर्स हैं, इसके अलावा जो कारोबारी हज़रात हैं और हम बात करें अगर मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स की भी तो ज़्यादातर जो इन्हिसार है लोगों का एजुकेशन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए वो भी सोशल मीडिया पर है। तो इट्स नॉट अबाउट जस्ट द बिज़नेस कम्युनिटी अगर हम अपने यूथ को देखें, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल होता है, तो इन पर पाबंदी लगाना जो है वो सिर्फ़ आप एक कंटेंट को नहीं रोक रहे, आप किसी एक शोबे पर जो है उस पर हमला नहीं कर रहे, ये ओवरऑल सोसाइटी और एक फ्रीडम जो हमारे पास एक्सप्रेशन की है, स्पीच की है, राइट टू इन्फॉर्मेशन की है, उस सब पर ये सवाल उठता है। ठीक है, परवेज संदेला साहब, आपकी जान निभाना चाहूंगी। इजलास में सेंटर कामरान मुर्तजा ने सवाल किया कि कहां लिखा हुआ है कि किसी खास इलाके में इंटरनेट ब्लॉक कर सकें। चेयरमैन पीटीए ने बताया कि 2016 से ये प्रैक्टिसेस जारी हैं कि वजारत दाखिला खत लिखता है और हम इंटरनेट बंद कर देते हैं, और उन्होंने कहा कि मेरे आने से पहले ये प्रैक्टिसेस चलती आ रही हैं। आप क्या समझते हैं कि हम कब तक एक दूसरों पर इल्जाम लगाते रहेंगे, और अगर ये गलत प्रोसेस तब था तो ये प्रोसेस अब भी गलत है, और चेयरमैन पीटीए ने ये अहम नुकता अब क्यों सामने लाए हैं, पहले क्यों नहीं बोला गया? बहुत शुक्रिया जी। देखें, पहली बात तो ये, इसकी तो कोई भी वकालत नहीं कर सकता कि इंटरनेट बंद करना कोई मुनासिब अमल है। दुनिया के किसी भी मुल्क में ऐसा करने से जाहिर है मईशत को नुकसान होगा। लेकिन मेरे पहले जो दो साथियों ने बात की, मैं उनकी बहुत सारी बातों से इत्फाक भी करता हूँ और इत्फाक नहीं भी करता। वो इसलिए नहीं करता कि हमें ये देखना है कि ये इंटरनेट बंद क्यों किया जा रहा है, क्या इसकी वजूहात हैं। और वो जो मेरे एक साथी कह रहे थे कि ख़ास लोगों को या उनको रोकने या उनके बारे में, या फिर वो जो इंटरनेट के मुखालिफ सरगर्मी में मुलव्वस हैं, जो मुल्क के अदारों पर या पाकिस्तान के उस मतलब खूबसूरत चेहरे को जिस तरह से बिगाड़ कर दुनिया में पेश करते हैं और वहाँ बैठ के जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उसको रोकने के लिए देखें, हमें ये भी देखना चाहिए ना, हमें ये भी देखना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। अगर दुनिया में हिसाब लगाया जाए तो शायद पाकिस्तान में इंटरनेट के 1 घंटा बंद होने से कोई $1 मिलियन प्लस नुकसान होता होगा, जो नाकाबिले बर्दाश्त है। पूरी दुनिया इस वक्त इंटरनेट से कमा रही है। हमें ये जो दफ्तरों में साहब बैठे हैं, बाऊ बैठे हैं, उनको इससे एक तो ऐसे जो बयानात हैं उनसे थोड़ा सा ग्रेज करना चाहिए, और अगर उनके नॉलेज में नहीं है तो वो ब्रीफिंग लेकर आकर बैठा करें, ताकि जब वो कोई ऐसी बात करते हैं तो वो हुकूमत के लिए भी और मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए भी जग हसाई का बायस ना बने। लेकिन हमें उन मुहरकात को भी देखना चाहिए जिनकी वजह से इंटरनेट बंद होता है, और जितनी जल्दी हो सके वो तमाम इक़दामात करने चाहिए। जैसे देखें, यूएई है, फर्ज किया, सऊदी अरब है और बहुत सारे दूसरे मुमालिक है, वहां पर इन तमाम चीजों की इजाजत नहीं है। वहां पर एक तगड़ा किस्म का सिस्टम उनकी फायरवॉल लगी हुई है, जिसके जरिए वो रोकते हैं इस किस्म की सरगर्मियों को। या तो जितनी जल्दी हो सके उस तरफ जाना चाहिए। तरक्की रुकती नहीं है। अगर ये सोचे ना कि इंटरनेट चलता रहेगा और ऐसे कोई तरक्की नहीं, बिल्कुल भी। मतलब देखें ना, आप हमारे सामने है, सारे बहुत सारे मुमालिक हैं दुनिया में, बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है मुमालिक की, वहां पर बहुत सारी पाबंदियां हैं इंटरनेट पर या उसको इस्तेमाल करने पर, या कोई वेबसाइट है या फिर कोई कानून है। मेरे ख्याल में उस तरफ जाना चाहिए, हुकूमत को कवानीन की तरफ जाना चाहिए, जो मसाइल है उनको हल करने चाहिए। लेकिन इंटरनेट बंद करके मेरा नहीं ख्याल किसी भी तरह से आप आगे जा सकते। और फिर आपके जो टारगेट है, जो इस वक्त उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम है, उसमें भी तो एक बहुत बड़ी उसके रास्ते में ये दीवार खड़ी होगी कि इंटरनेट बंद करेंगे। तो हुकूमत को वो तमाम चीजों पर नजरसानी करनी चाहिए। इंटरनेट को बंद नहीं करना चाहिए, इंटरनेट को हर हाल में खोलना चाहिए, कवानीन की तरफ जाना चाहिए। उसके लिए कहा जा रहा है ना परवेज साहब, उसके लिए कहा जा रहा है कि अब दूसरी सबमरीन जो केबल्स हैं वो ला रही हैं, जिसको शार्क भी नहीं काट सकेगी अब। अब देखिए, मैं फिर वही बात बिलावल भुट्टो जरदारी वाली, मुझे इसका कुछ, मैं तो क्या कह सकता हूँ। पूरी दुनिया में इंटरनेट पे चल रहा है। देखें, जिस जगह पे मैं बैठा हूँ, आपके साथ मुंसलिक हूँ प्रोग्राम में, दूसरे मेरे साथी भी आपके साथ इंटरनेट पे हैं, मतलब कि हजारों किलोमीटर बैठे हुए। हमने यहाँ पर ऐसा कभी कोई शार्क नहीं सुनी, कोई ऐसी चीज नहीं सुनी। हाँ, अगर 15 मिनट 10 मिनट के लिए कोई ऐसी वजह हो जाए तो बिलियन का नुकसान होता है। तो आई डोंट नो ये कौन सी केबल्स हैं जिनको शार्क काट जाती हैं, और वो हमारे वाली है, मतलब उसमें से कोई खुशबू आती है, कोई दम दरूद वाली है, या कोई मछलियों की फेवरेट है, या किस किस्म की जो हमारी केबल्स हैं। मुझे इसका आई डोंट नो, मुझे तो ये भी एक
काइंड ऑफ मजाक और जोक ही लगता है कि शार्क्स काट जाती हैं और मछलियां खा जाती हैं और ये कर देती हैं वो देती हैं। आई डोंट नो, मसाइल कुछ और ही हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि मसाइल कुछ और हैं। उन मसाइल को हल करना चाहिए, ना कि ये बहानेबाजियां करनी चाहिए। अच्छा, परवेज साहब ने जैसे ईसा बात की उड़ान पाकिस्तान की, उसी पर मैं आपका पॉइंट जानना चाहूंगी कि उड़ान पाकिस्तान का भी आगाज कर दिया गया है, लेकिन कल ही नया साल शुरू होने से पहले पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी इजाफा हो गया, साथ ही 10% टोल टैक्स में भी इजाफा हो गया। अब भी पाकिस्तान उड़ान अगर नहीं भरता तो फिर क्या कोई फनी खराबी समझी जाए और फिर आवाम को वैसे ही एहतजाज करना चाहिए जैसे पीएम ने कल हवाला दिया चीन का? चीन का नहीं, जापान का हवाला दिया और उन्होंने बड़ा दिलचस्प तरीका बताया। अच्छा देखिए, कुछ चीज़ें हैं ना जिसमें आप एक बात अपने जहन में रखें, मुस्लिम लीग नवाज़ हो, पीटीआई हो, पीपल्स पार्टी हो, किसी की भी हुकूमत हो, कौन चाहेगा कि आप कीमतें बढ़ाएं, आप महंगाई कर दें, आप मौशी सतह के ऊपर कुछ अच्छा परफॉर्म ना करें, मईशत ठप हो जाए। हर जमात की ख्वाहिश यही होती है कि वो आवाम को अपने फ़ायदे के साथ साथ आवाम का भी कोई फ़ायदा कर सके ताकि मुस्तकबिल में उनके अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स हों। जितनी भी सियासी जमातें हैं उनके इंटेंट के ऊपर कम से कम मुझे शक नहीं है। असल बात है कैपेसिटी, उसको डिलीवर करने की। मौजूदा हुकूमत की जो कैपेसिटी है वो हैम्पर हो गई है। अब आप अगर पेट्रोलियम मसनूआत की बात करते हैं, हम अपनी ज़रूरियात का लगभग 80-85% तो इम्पोर्ट करते हैं। जब एक चीज़ आप प्रोड्यूस नहीं करते और उसकी इंटरनेशनल प्राइस डिटरमिन होती है मुख्तलिफ वाक़यात पे, अब जब यूक्रेन वाला क्राइसिस आया, मिडल ईस्ट में कोई सिचुएशन हो जाती है, या जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ है, आबनाए हुर्मुज़, जिससे ये तमाम तरसील होती है इस तेल की, वो हुकूमत की मजबूरी है। पाकिस्तान की कोई भी हुकूमत है, हुकूमत वक्त, अगर उसको 2 रुपए 4 रुपए ऊपर नीचे करना पड़ रहा है इंटरनेशनल प्राइसेस के मुताबिकत रखने के लिए, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसका तमाम का तमाम इल्ज़ाम जो है वो आप हुकूमत पे डाल दें। उसका इंटरनेशनल फैक्टर ज़रूर होता है। जो उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम है उसमें असल मसला ये है, जिसका अभी परवेज संदेला ने भी कहा, कि अब आप किस तरीके से करेंगे। आप कह रहे हैं कि आपने $60 अरब अपनी एक्सपोर्ट्स जो है वो लेकर जानी है। IT ग्रेजुएट्स की आप बात करते हैं, मरीम नवाज साहिबा का इश्तिहार न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर के ऊपर लगता है डिजिटल पाकिस्तान का, तो उसके लिए जो बेसिक सोर्स है वो इंटरनेट है। और इंटरनेट की फराहमी में पाकिस्तान इस वक्त कहाँ खड़ा है, कौन से नंबर पर खड़ा है। यह हुकूमत जो टारगेट बना रही है कि 2029 सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। भाई आप अगर आज अपने स्टेप्स दुरुस्त नहीं करेंगे तो ये तयशुदा बात है कि ये 2029 ये उड़ान पाकिस्तान कहीं नहीं, बिल्कुल कुछ अचीव नहीं होने वाला इससे। ये बस सिर्फ एक जो है वो बयानबाजी के हद तक महदूद रहेगा। एहसन इकबाल साहब और वज़ीर आज़म जो VPN लगाकर ट्वीट्स करते हैं, उनको ये चाहिए कि फ़ौरी तौर पर इस बात के ऊपर जो है वो इसको समझें और जो असल मसला है उसकी तरफ निशानदेही करनी असल में बात ज़रूरी है। और फिर कहा इंटरनेट का कि जो बंद होना है, मैं ज़रा एक चीज़ ज़रा ज़रूर मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि जो गुज़िश्ता सवाल था जो IT के और इंटरनेट से रिलेटेड था। देखें, इंटरनेट का बंद होना पाकिस्तान में ये कोई सिर्फ नून लीग या PDM के दौर में तो नहीं हुआ। इससे पहले भी सिक्योरिटी रीजंस की वजह से बंद होता रहा है। 9-10 मुहर्रम को सबको मालूम है कि पाकिस्तान में इंटरनेट नहीं होता था और कोई कहीं पर सिक्योरिटी सिचुएशन क्रिएट हो जाती थी। अब मसला ये आया है कि तनकीद को रोकने के लिए हुकूमत को लगता है कि इंटरनेट बंद कर दो। जिस दिन इलेक्शन है लोग अपने जो पोलिंग बूथ्स हैं वो ना ढूंढ पाएँ, अपने जो जिस शख्स को वो वोट डालना चाह रहे हैं उसका इंतखाबी निशान ना ढूंढ पाएँ, उस दिन इंटरनेट बंद कर दो। इस मुल्क को इस वक्त एक बड़े मिसाक की ज़रूरत है। तमाम सियासी जमातें, तमाम इदारे जिस वक्त तक बैठकर इन चीज़ों को, एक नए चार्टर को रीच नहीं करते, मेरा ख्याल है कि ये मसला बरकरार रहेगा। चाहे फिर आप उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम लाएं या पाकिस्तान से उड़ान का प्रोग्राम लाएं, ठीक है, ये सूरत हाल ठीक नहीं होने वाली। ठीक है कमर साहब, मुल्क में इंटरनेट की बंदिश की वजह से $1 अरब का नुकसान हुआ है। मैशत पहले भी नहीं संभलती, लेकिन बिलावल भुट्टो सिर्फ जज्बाती तकरीर करते हैं। गुज़श्ता रोज़ भी, उससे पहले भी उन्होंने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया, लेकिन हुकूमत को कायल करने में नाकाम है। वो क्यों नहीं हुकूमत को कायल कर पाते? अवाम मुश्किलात का शिकार है। और इसके साथ साथ जब नहरों का मसला होता है या कोई 26वीं आनी तरमीम होती है तो हमने देखा है कि उनका किरदार बड़ा आगे आगे होता है। अवामी मसलों पर हुकूमत को क्यों नहीं कायल किया जा रहा? देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी या शहबाज शरीफ साहब राइट नाउ तो आप ये देखें आईनी होते उनके पास हैं, एक ही सिक्के के दो रुख नजर आते हैं। और देखा जाए तो 26वीं आईनी तरमीम में सबसे पेश बिलावल भुट्टो जरदारी साहब थे। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं, अपनी सियासत का मामला होता है तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब
जरूर नाला हो जाते हैं वजीर आजम से, लेकिन जो अवामी इश्यूज हैं जहाँ पे बात करने की है, जहाँ पे पीपल्स पार्टी बहुत बड़ी जमात है, वहां पे पीपल्स पार्टी का उस तरह से इनपुट क्यों नहीं है, उसकी बड़ी वाज़ेह वजूहत है। क्योंकि पीपल्स पार्टी इस हुकूमत का हिस्सा है, पीपल्स पार्टी की वजह से ये हुकूमत जो है राइट नाउ खड़ी हुई है। पीपल्स पार्टी अगर बैक ऑफ हो जाती है तो ये हुकूमत आपको पता है फिर कितने दिन चलेगी। वही सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। तो पीपल्स पार्टी और इन्होंने तो गुड कॉप बैड कॉप खेलना है, लेकिन असल मसला ये है, उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम की आप बात कर रहे थे, 60 बिलियन का आपने टारगेट रखा हुआ। एक सर्विसेज सेक्टर है जिसके आप अभी राइट नाउ जो पाकिस्तानी थ्रू फ्रीलांसिंग या इंटरनेट की वजह से वहां पे वर्कआउट करके कुछ रेमिटेंसेस आ सकती हैं, कुछ डॉलर्स आ सकते हैं आपके पास, लेकिन वो आप उसको भी डैमेज करने पे तुले हुए। दूसरी इंडस्ट्री तो आपकी चल नहीं है, क्या एक्सपोर्ट करेंगे? आपके पास एनर्जी नहीं है, आप क्या एक्सपोर्ट करेंगे? आपकी टेक्सटाइल नहीं चल रही, आप क्या एक्सपोर्ट करेंगे? सिवाय हमारे पास स्पोर्ट्स जो इक्विपमेंट्स हैं उनके अलावा क्या एक्सपोर्ट होता है पाकिस्तान से इतनी बड़ी चीज? तो हमें जो सर्विसेज का शोबा है जहां से हम ये समझते हैं कि हमारे पास डॉलर आ सकते हैं, वो भी अनफॉर्चुनेटली हुकूमत जो है इंटरनेट की बंदिश की वजह से हुकूमत जो है ऐसे मैयर्स ले रही है जिसके बाइस वो खुद अपने जो पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। ये ईसा ने बिल्कुल ठीक बात की कि किसी की इंटेंट ये नहीं होती कि वो या हुकूमत को आगे चलाए ना या मईशत को बेहतर ना करे, ये कैपेसिटी की बात होती है। मैं नहीं समझता कि मुस्लिम लीग नून राइट नाउ जो स्टेप्स ले रही है वो बिल्कुल राइट डायरेक्शन में है। हर दूसरे दिन वजीर आजम साहब का बयान आ जाता है कि हमने मईशत को दुरुस्त कर दिया, लेकिन मईशत को दुरुस्त ऐसी है कि हमारे जो टैक्स रेवेन्यूज है उसमें भी शॉर्टफॉल आ रहा है। IMF हमसे मिनी बजट की बात कर रहा है, जो हम प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहे हैं उसके बिल्कुल ऑपोजिट मेजर्स हम ले रहे हैं। तो ये बड़ा एक सेंसिबल सा डिसीजन होगा कि हमें इस पे रीथिंक करना होगा और स्टेक होल्डर्स को मिलकर बैठना होगा और इसका कोई सोल्यूशन निकालना होगा। सिर्फ आप प्रोग्राम लॉन्च करने से, सिर्फ आप तकरीर करने से, सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग से मुल्क नहीं चला करते। मुल्क की मईशत चला करती है उन कंक्रीट स्टेप्स से, उन मैयर्स से जो कि एक दफा मईशत को राइट ट्रैक पे डाल दें और उसके बाद फिर उस पे पॉलिसी का तसलसल हो, कंसिस्टेंसी हो। तो अनफॉर्चुनेटली इन तमाम चीजों में ही पाकिस्तान लैग करता है और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि मिनी बजट की भी दोबारा बातें हो रही हैं। IMF का जो प्रोग्राम में हम गए थे, हमारा शॉर्टफॉल है, उसमें टैक्स शॉर्टफॉल है। अगर IMF हमसे निगोशिएट करता है कि हम अगली ट्रांच आपको तब देंगे जब आप मिनी बजट लाएंगे, तो पाकिस्तान के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। लेकिन इस सब का राइट नाउ सिचुएशन में पुरसाने हाल ही है, क्योंकि तमाम हुकूमत का राइट नाउ आप देखें, वुज़रा के बयानात देख लें, जो डिस्कोर्स हमारे मुल्क में वो है उसके देख लें, तो फोकस एक है कि अडयाला में बैठा कैदी नंबर 804 क्या कर रहा है, उस पर क्या कदगनें लग सकती हैं, उसको किस तरह से रोका जा सकता है। तो मेरा ख्याल से फोकस हमें जो है अपना दुरुस्त करने की जरूरत है और उसमें दुरुस्त फोकस के साथ मेजर्स भी वो लेने होंगे जिनके बायस हमारी मईशत जो है वो तरक्की करे। ठीक है। अच्छा गजाला, जैसे कंवर साहब ने बात की है पब्लिक डिस्कोर्स की, पब्लिक डिस्कोर्स भी एक मसला है इस तमाम सूरत हाल में। डिसइंफॉर्मेशन, मिसइंफॉर्मेशन, फेक न्यूज़ भी एक बड़ा मसला रहा है। फेक न्यूज़ को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि अब मेन स्ट्रीम मीडिया भी हमारे सोशल मीडिया पर इन्हिसार करती है। एंड डू यू रियली थिंक सो कि गवर्नमेंट को कोई मैकेनिज्म लाना चाहिए सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए? जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि मेन स्ट्रीम मीडिया का जो रिलायंस है वो सोशल काफ़ी बढ़, सोशल मीडिया के एल्गोरिथम कुछ ऐसे हैं कि वहाँ पर जितने व्यूज़ होंगे उतने उनसे मिलेंगे। उस चक्कर में फेक न्यूज़ का जो फ्लो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया। तो गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल ये इक़दामात किए जा सकते हैं कि आप अपनी स्कूल्स, कॉलेजेस और सिविक स्पेस, सबको ज़रूरत है डिजिटल मीडिया लिटरेसी की। आप प्रोग्राम्स इस तरह के इंट्रोड्यूस करवाएं, कुछ चैप्टर्स यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाएं, ताकि बच्चों को और जो लोग हैं, जो सोशल मीडिया यूजर्स हैं, उनको पता चल सके कि फेक न्यूज़ को कैसे जान सकते हैं और फिर उसको कैसे डिबंक कर सकते हैं। तो हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज है, अगर मैं इंडिया और बांग्लादेश की बात करूं, तो दे आर वर्किंग टायरलेसली फॉर डिजिटल मीडिया। जो प्रोग्राम्स हैं उन्होंने स्कूल लेवल से लेके अपने सिविक सोसाइटी के जितने भी मेंबर्स हैं उन सबको ये इंट्रोड्यूस करवाया है फैक्ट चेकिंग टेक्निक्स का। तो पाकिस्तान में अगर हम बेसिक गूगल रिवर्स इमेज सर्चिंग या जो फ्री हमारे पास ऑनलाइन टूल्स अवेलेबल हैं उनकी भी अवेयरनेस दे दे लोगों को, तो काफ़ी हद तक फेक न्यूज़ का जो फैलाव है उसको कम किया जा सकता है।
ठीक है। अच्छा ईसा, परवेज साहब आपकी जानिब आना चाहूंगी। एक जानिब एफबीआर को 6 माह के टैक्स महसूलात में 386 अरब रुपए की कमी का सामना है, तो दूसरी जानिब आईएमएफ ने 5 साल में पाकिस्तानी बरामदात सालाना 60 अरब डॉलर तक बढ़ने वाली हुकूमती दावे की नफी करते हुए 5 साल में पाकिस्तानी बरामदात सालाना 42 अरब 93 करोड़ डॉलर तक पहुंचने का तखमीना भी लगाया है। आप क्या समझते हैं, हम किस समझ जा रहे हैं? तमाम चीजें बिखरी हुई हैं, सारा निजाम कैसे संभलेगा? क्योंकि एफबीआर भी इनकम टैक्स कलेक्ट करने में नाकाम रहा है, अहदाफ जितने सेट किए गए तो इतने सेट नहीं किए गए, और आईएमएफ की तलवार भी लटक रही है। इस तमाम सूरत हाल में निजाम कैसे संभलेगा? मेरे ख्याल में इतने बुरे हालात नहीं है जितने बुरे हालात पेश किए जा रहे हैं। मैं मतलब जाहिर है सारा दिन हम लोग सोशल मीडिया पे बैठे हैं, जैसे अभी कहा गया कि सोशल मीडिया पर भी कुछ कानून साजी और चीज़ें होनी चाहिए, और जब ये होती हैं तो फिर उसके बाद जो मसाइल पैदा होते हैं, हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया वाले दोस्त जो हैं उनको बड़ी मतलब सख्त किस्म की दर्द होती है, तकलीफ होती है। बल्कि अभी आपने ये जिक्र किया, मैं इस तरफ आ रहा हूँ, लेकिन मैं ज़रा आपके पिछले उसमें से ऐड कर लूँ कि आप लोग कह रहे हैं कि फेक न्यूज़ के बारे में आगाही। मेरी बहन अभी बता रही थी कि मतलब स्कूलों एजुकेशन में, मेरी बहन किसको बताएंगे आप, यहाँ पर जो सबसे ज्यादा बड़ा एंकर सबसे बड़े चैनल पर बैठा है वो गलत चीज ट्वीट कर कर व्यूअरशिप ले रहा है, तो आप किसको समझाएंगे? जितना ज्यादा पढ़ा लिखा है, जितनी ज्यादा उसको लोग सुनते हैं, जितने ज्यादा उसको देखते हैं, उतना ही ज्यादा वो झूठ बोल रहा है, उतना ही ज्यादा वो गलत तस्वीर शेयर करके उसके व्यूअरशिप ले रहा है। तो आप बच्चों को कैसे समझा सकते हैं? ये रोल मॉडल है ना हमारे, जो मेन स्ट्रीम पे बैठे हुए हैं लोग हैं, जो सुबह शाम प्रोग्राम कर रहे हैं, जो सुबह शाम तजदिये दे रहे हैं, ये तो हमारे रोल मॉडल है, मेरे और आपके बच्चों के रोल मॉडल है। तो क्या इनको सीख कर, इनको देख कर तो यही कुछ करेंगे जो बच्चे मतलब उनको सिखाए जा रहे हैं? मतलब पंजाब कॉलेज वाला मामला हुआ था, देख लें, आज तक किसी बच्ची का वो घर नहीं मिला, आज तक वो बच्ची नहीं मिली जिस बच्ची के साथ ज्यादती हुई थी, और पूरे पंजाब के, लाहौर के जो पंजाब के कॉलेज है उनको आग लगाई गई थी। इसके अलावा 565 मिसालें हैं। तो ये जाहिर है, ये आई डोंट नो इस कौम को कैसे और क्यों समझ आएगी। लेकिन जहां तक आप ये अहदाफ की बात कर रहे हैं, आईएमएफ की बात कर रहे हैं, देखें जिस तरह से मसाइल में घिरी हुई हुकूमत मिली है, और उसमें दिन ब दिन बहुत सारी चीजें बेहतर भी हुई है ना। आप ये देखें कि शरह सूद जो है वो कोई बहरहाल 21% से 13% पे, आप उसका भी जिक्र कर सकते हैं। आप डॉलर जो है वो तकरीबन 1 साल से जब से ये हुकूमत आई है एक खास अमाउंट पे रोका हुआ है, वो पॉजिटिव है, उसका भी जिक्र यहाँ पे कर सकते हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का भी जिक्र कर सकते हैं परवेज साहब, जिसमें तरक्की की शरह 0.92%, 1% भी पूरी नहीं है। हमारा आधे घंटे के बाद पाकिस्तान खत्म होने वाला है, 3 दिन इसकी उम्र रह गई है, तबाही है, सैलाब आने वाला है, कख नहीं बचना इस मुल्क में, ऐसी बातें कर लेते हैं। कुछ देखें, ये सारा कुछ साथ साथ चलना है ना। अब ये हम लोग सिर्फ एक ही चीज को लेके, एक ही बात को लेके चलते जाएं तो, और 0.9 पे हम स्टैंड करते हैं राइट नाउ जी, तो फिर क्या होगा? आधे घंटे बाद पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, अल्लाह ना करे। क्या 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 मतलब ये इसी चीज को लेके चले ना। आप देखें ना कि पाकिस्तान 2016-17 में मिसालें देंगे तो कहां पे कहां होता। अब हमें इन चीजों से निकलना तो है ना, जो मसाइल हमें मिले हैं, जिस तरह से 3, 3.5, 4 साल सर, लेकिन मुआशरे में अगर कुछ गलत हो रहा है उस पर तनकीद भी तो मीडिया ही करेगा, सहाफी करेंगे। परवेज साहब, हर हुकूमत आने वाली यही कहती है कि पिछली हुकूमत का ये सारा करादर है और हम उसे ठीक करने में, संवारने में लगे हुए हैं, और इसी तरह पाकिस्तान चले जा रहा है अनफॉर्चुनेटली। नहीं, जब जनाब आप लोगों की कनपट्टी पर पिस्तौल रखकर 6 महीने पॉजिटिव खबरें चलाने के लिए कहा करता, उस वक्त बोलते ना, फिर आप उस वक्त बात करते आप। मैं यही तो कह रहा हूं कि जहां बहुत सारे मसाइल हैं वहां बहुत सारी चीजें बेहतर भी हो रही हैं। तो हमें ये भी थोड़ा सा देखना चाहिए कि जहां पे हम इस पूरे प्रोग्राम में सिर्फ और जो नेगेटिव ही कुछ चीजें बेहतर भी हैं। उड़ान प्रोग्राम अगर जो कहा गया, उसमें जो बताया गया है, उसमें अगर 4-5 साल बाद आप देखते हैं तो अल्लाह मेहरबानी करेगा, करम करेगा। इसमें कोई शक नहीं, इंटरनेट के मसाइल हल होंगे। और जो अभी ये कहा गया जी कैदी 804 बेचारे की क्या औकात है, वो खुद तरले मिन्नत कर रहा है, वो खुद मतलब कल लिख कर माफी देने वाला हुकूमत को, एस्टेब्लिशमेंट को, जिनसे बात नहीं करना चाहता कि खुदा के लिए मुझे माफ कर दे और मुझे जाने दे बनी गाला। उसकी किसी को क्या टेंशन हो सकती है? हाँ हो सकती है, जो कि 2013-14 में हुई थी, जो अभी रिसेंटली हुई है कि इस्लामाबाद को जलाना, इस्लामाबाद पे कब्जा करना, इस्लामाबाद पे हमला करना, उससे बचाने के लिए अगर उसके साथ कोई बातचीत हो सकती है तो ये बड़ी अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है। अगर ये बात उनको समझाई जा सकती है, कैदी 804 को खुदारा खौफ करें, ये मुल्क आपका भी इतना है, अगर आपने वज़ीर बनना है इस मुल्क पर तो ये मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा तो बनेंगे आप। तो ये चीजें हो सकती हैं, लेकिन फिर कह रहा हूं मैं आपके, देखें बहुत सारी चीजें ऐसे मसाइल हैं जिनसे इस कौम को निकलना है, मुझे भी निकलना है, मैं भी उसका पार्ट हूं, आप भी उसका पार्ट है, ये मुल्क का वज़ीर आज़म भी, वजीर भी, उनकी
जो अभी आपने जिक्र किया कि बेहतरी की तरफ जाने के लिए सबको एक साथ होना पड़ेगा, ये किसी एक अकेले की जिम्मेदारी नहीं है, बहसीयत नेशन साथ खड़ा होना पड़ेगा। और इंशाल्लाह इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे वक्त आए हैं जिससे पाकिस्तान निकला है, 70 की दहाई में, 60 की दहाई में, फिर अभी रिसेंटली जब आपने धमाके किए उस वक्त, फिर उसके अलावा फिर जो अफगानिस्तान की जंग, फिर बहुत सारे मसाइल से निकला और इंशाल्लाह आगे भी निकलेगा। थोड़ा बहुत पॉजिटिव रहना चाहिए, और जो मसाइल आप बता रही हैं वो हैं पाकिस्तान में, इसमें कोई शक नहीं है। बट मेरी नजर में बहुत सारे मामलात ऐसे भी हैं। आप देखें, एक साल पहले स्टॉक मार्केट 6400 एक्सेस थी, अभी वो 115 है। ये भी तो एक पॉजिटिव वे में है ना। और आने वाले एक अच्छा, इसी बात को कंटिन्यू करेंगे परवेज साहब की बात को, वो भी यही बात कह रहे हैं कि नेगेटिव चीजें फैलाई जाती हैं। इसे साहब, जैसे उन्होंने भी कहा कि नेगेटिविटी बढ़ रही है, पॉजिटिव बातें कोई रिपोर्ट नहीं करता। नून लीग को भी यही गिला है कि पॉजिटिव बातें मीडिया भी रिपोर्ट नहीं करता और सहाफ़ी भी इस तरह की बातें करते हैं। आप क्या कहेंगे इस पे? नून लीग का उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम के अलावा कौन सा पिछले 3 सालों में ऐसा इवेंट है जिसमें इमरान नामा नहीं था? मतलब नून लीग को किसी ने पकड़ के कहा है कि आप अपनी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस, अपना हर इंटरव्यू, हर चीज़, हर बात पे आपने सिर्फ, यानी कल उड़ान पाकिस्तान में भी शहबाज शरीफ साहब की जो है वो गुफ्तगू सुने। अगर ये खुद ही जो है वो इस वक्त अटके हुए हैं इमरान खान में, तो इनको किसी ने ज़बरदस्ती कनपटी पे बंदूक रख के तो नहीं कहा। इस हुकूमत का डे 1 से फोकस ही आउट है। मैं ये समझने से कासिर हूँ, जब आपने इमरान खान के खिलाफ आपकी बात में बड़े एहतराम, एक छोटे सा मुझे लुकमा दे दें। देखिए, ये पाकिस्तानी सियासत है। इमरान खान साहब भी 3-3.5 साल नवाज शरीफ से नहीं निकले थे, अमेरिका में खड़े होकर जेल से एसी तुरवाने की बातें कर रहे थे। ये देखिए, तो भाई, अरे भाई एक सेकंड, ये जो एसी वाली बात कर रहे हैं, क्या कहा था इमरान खान ने? कि वापस जाकर एसी तुरवा दूंगा। तो इसका क्या मतलब है? एसी था ना, अभी है, अभी एसी। अच्छा, अभी नहीं, जवाब मुझे बात सुनिए। अब एक मिनट बात कर, अरे बात तो सुन लीजिए ना। उन्होंने क्या कहा, मैं एसी उतरवा दूंगा, इसका क्या मतलब है? अरे इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एसी था। अभी मुझे बता दें कि जो वज़ीर आज़म, साबिक वज़ीर आज़म है, इस इल्ज़ामात को छोड़ दें, सारी चीज़ों को, ये जो गर्मियां गुजरी हैं इसमें एसी था? मैं बता देता हूं, अगर आप मुझे जवाब दें तो जवाब देने दें। मैं बताता हूं, अगर एसी नहीं था तो कूलर था, अगर एसी नहीं था तो वहां पे वर्जिश करने का पूरा सामान था, अगर एसी नहीं था तो वहां पे दुनिया जहान के एक, तो मियां साहब भी वर्जिश कर लेते, उन्हें किसने मना किया था? बात तो एक ही है ना, अगर एसी नहीं था तो 565 अरे भाई, मियां साहब को किसने वर्जिश करने से मना किया था? अगर वो करना चाहते वो कर लेते। मेरा सवाल ये, देखें आप गलत जगह पे फंसा रहे हैं ना सारी बात को। ये हुकूमत जो है, अगर इसको इमरान फोबिया हुआ है, इसमें मेरा कसूर नहीं है, इसमें किसी भी पाकिस्तानी का कसूर नहीं है। आप जिस दिन अदम एतमाद हुकूमत में उनको नवाज शरीफ फोबिया हुआ था, मैं भी यही बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो भाई, तो क्या विरासत आपने इमरान खान की विरासत लेकर चलनी है? सर, इस हुकूमत में क्या विरासत ले नहीं? आप ये जो हुकूमत है, ये इमरान खान की सियासी वारिस है। इमरान खान ये गलत करता था लिहाजा हमने भी करना है। ये कौन सा आर्गुमेंट है कि इमरान खान ये करता था, इमरान खान की हुकूमत ये करती थी लिहाजा हम भी ये कर रहे हैं? ये कोई एक्सक्यूज है? ये कोई करने वाली बात है कि इमरान खान, मैं कौन सा कह रहा हूं कि वो बड़ी कंस्ट्रक्टिव चीज़ थी, तामीरी चीज़ थी कि आपने अमेरिका में खड़े होकर एसी उतरवाने का बयान दे दिया। तो अब क्या करना है? अब आपने सारे कैदियों का हकूक सलब कर लेने हैं। मरीम नवाज का दरवाज़ा टूटा था, बिल्कुल गलत हुआ था। अब क्या करना है? जवाब में 5 लाख दरवाजे तोड़ने हैं। इमरान खान के दौर में 10 सहाफियों को उठाया था, अब आपने क्या करना है? अब आपने 10,000 सहाफी उठाने, मुकाबला ना करें ना भाई। ये देखें, ये बात ना बिल्कुल ही, देखें आप, मैं तो बड़ा ओपन माइंड के साथ, मैं तो ये कह रहा हूं कि गवर्नमेंट की इंटेंट मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि मुस्लिम लीग नून का दिल ये होगा कि पाकिस्तान की मईशत बर्बाद हो जाए। मुस्लिम लीग नून का असल बात यह है कि जब हम ये पॉइंट आउट करते हैं कि आपने इमरान खान की हुकूमत को गिरा दिया, उसके बाद आपका फोकस जो है वो इमरान खान क्यों रहा? उसके बाद आपने ये क्यों पाकिस्तान के असल मसाइल के ऊपर, जब आप टॉक शोज में बैठकर इक़्तिदार में आने से पहले बताते थे कि 17 रुपए का यूनिट जो है उसको 12 पे कैसे लाना है, वो 77 पे कैसे चला गया? क्योंकि आपके जो फॉर्मूलाज थे, जो आप टीवी पर बैठकर शेयर करते थे, वो एक्चुअली या तो प्रैक्टिकल नहीं थे या फिर आप उसके ऊपर अमल दरामद करने की सलाहियत नहीं रखते थे। हमने शहबाज शरीफ साहब से क्या ये सारे फॉर्मूलाज नहीं सुने? एहसन इकबाल से नहीं सुने? क्या मिफ्ता इस्माइल साहब से हमने नहीं सुने थे? ये सारे हमें बताते थे। ये आप ठीक है, आप ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस आएंगे। मैं आई वांट ब्रेक के बाद इसको कंटिन्यू करते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। ईसा साहब, आप बात कर रहे थे, अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा। जी अच्छा, देखें ये इस बात में उलझना इमरान खान, ये हर चीज़ को इमरान खान के तनाजुर में अगर आपने तोलना है, परखना है, आपने शहबाज शरीफ को भी देखना है, तो फिर तो आप यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर। असल बात यह है कि जो मौजूदा हुकूमत है, फ्रॉम डे वन हम ये देख रहे हैं कि इसको ज़ाहिर है कि मसाइल का सामना है। एक बदतरीन किस्म की आपके यहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, और हमारे यहाँ अपोजिशंस के सक्सेसिव अपोजिशन इंक्लूडिंग पीटीआई, इनका रवैया जो है वो हमेशा मनफी रहा है। हर अपोजिशन का ये कोशिश होती है कि हुकूमत परफॉर्म ना कर पाए और नुकसान होता है मुल्क का। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस मुल्क को एक चार्टर की ज़रूरत है जहाँ पर अपोजिशन जिन मामलात पर सियासत करनी चाहिए उस पर सियासत करे, एक पॉजिटिव रोल अदा करे, और हुकूमत जो है उसका फोकस बजाय इसके कि अपोजिशन को लताड़ना, अपोजिशन को गिराना, हम यानी कि ये हुकूमत की डे वन से ख्वाहिश रही है कि हमने इमरान खान को शिकस्त देनी है। इमरान खान ने जीतना ही उसी दिन शुरू किया मैदान में जिस दिन इस हुकूमत ने कहा कि हमने उसको हराना है। भाई आपका फोकस इमरान खान को हराना क्यों है? अच्छा, अब जो एक्सपोर्ट्स की बात है, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की बात है, वो देखें आपके पास सबसे ज़्यादा जिस सेक्टर के एक्सपोर्ट्स का पोटेंशियल है, रहा है, प्रूवन, वो है टेक्सटाइल। टेक्सटाइल था आपका 19 अरब डॉलर पे, टारगेट था आपका 25 अरब डॉलर। मसला जो है डॉलर का आया कि डॉलर आपके पास शॉर्ट होने लग गया। ये मिफ्ता इस्माइल साहब का ज़माना था, वो क्या अपनी हुकूमत के साथ सिंसियर नहीं थे या क्या प्रॉब्लम था, मैं इसमें कोई जज नहीं हूँ। लेकिन मसला ये हुआ कि जब आपने एलसीज खोलना बंद की और आपने वही जो टेक्सटाइल सेक्टर को चलाने वाली बाई प्रोडक्ट्स हैं, जो खाम माल है, वो मंगवाना बंद किया, तो आपका श्रिंक होकर 16 अरब डॉलर पर आ गया। अभी इस वक्त जब बांग्लादेश में जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है कि आप वो ऑर्डर्स जो बांग्लादेश के कैंसल आउट हो रहे हैं यूरोपियन मार्केट से, आप उनको कैप्चर करें। उसके लिए आपके पास यहाँ पर बिजली की बिलातातुल फराहमी, उसके रेट्स जो हैं वो बेहतर होने चाहिए, और आप अपने टेक्सटाइल सेक्टर को इस वक्त बूम दे सकते हैं बांग्लादेश की टेक्सटाइल सेक्टर की लिमिटेड एब्सेंस में। बट इस अपॉर्चुनिटी को फ़ायदा उठाने के लिए आई थिंक गवर्नमेंट को वॉर फुटिंग के ऊपर काम करने की ज़रूरत है और फोकस यहाँ पर रखें। ठीक है, कंबर साहब, आपकी जानिब आना चाहूंगी। हुकूमती वज़रा और उमरा के प्रोटोकॉल्स कम नहीं हो रहे, और IMF ने 2035 तक के अहदाफ का तयन भी करते हुए अपनी शराइत और रोड मैप्स भी दे दी हैं। क्या समझते हैं, आइंदा 10 साल तक हम मजीद धंसते चले जाएंगे या हमारे पास IMF के सिवा भी कोई ऑप्शन या मंसूबा मौजूद है? और अगर बात की जाए कि अगर हुकूमत का ये मौक़िफ़ आता है कि जी अभी हमारे पास इतना रेवेन्यू नहीं है या इतने वसाइल नहीं है, हम चीज़ों को ठीक कर रहे हैं, तो पंजाब असम्बली में जब MPS की तनख्वाहें बढ़ाने का मामला था तो 800 से 900% तक इजाफा कर दिया गया, लेकिन IMF का बोझ भी गरीब आवाम उठा रही है। देखें, इस बात पे कोई शक नहीं है कि सैलरीड क्लास पे बहुत ज्यादा बर्डन डाला गया टैक्स में, और अभी राइट नाउ 6 ट्रिलियन का हमने टारगेट रखा था, 5.6 जो है हमने किया ट्रिलियन, और तकरीबन 346 बिलियन जो है हमें शॉर्टफॉल आ रहा है। शॉर्टफॉल क्यों आ रहा है? इसकी बड़ी वाज़ेह वजूहत है कि FBR की टैक्स कलेक्शन जो है वो जो इनडायरेक्ट टैक्सेस की थी, वो हम देख रहे हैं कि उसमें एक वाज़ेह फर्क है, और खसूसन दिसंबर के महीने में बहुत ज्यादा फर्क आया ये। और इसको बेहतर करने के लिए हुकूमत तो ये कह रही है कि हम जब आप IMF आएगा, IMF जाहिर बात है हमें ये कहेगा कि आप अपना मिनी बजट लाएं, डायरेक्ट टैक्सेस की तरफ जाएं, ताकि ये शॉर्टफॉल को पूरा किया जा सके। लेकिन जो हमारे वजीरे खजाना है वो ये कहते हैं कि हम उनसे ये निगोशिएट करेंगे कि हमने बहुत हद तक किया है, हम पहले ही अपनी आवाम पे बहुत बोझ डाल चुके हैं, तो लेट्स टॉक अबाउट दैट पर्टिकुलर फैक्ट कि हम जो है इसको मिनिमाइज करें, और जितना आपने हम पर बोझ डाला हुआ है कि इतना टैक्स कलेक्ट करके देना है, इसमें थोड़ा सा हमें वेवर दे दें, थोड़ा सा रिलीफ दे दें। इस पे बात वजीर खजाना करेंगे। लेकिन ये बात हतमी तौर पर तय तभी होगी जब आपस में बैठेंगे, निगोशिएट होगा, क्या IMF मानता है या नहीं। अपेरेंटली जो खबरें हैं, जो न्यूज सर्कुलेट हो रही है, उसमें IMF ने ये कहा है कि जब मीटिंग होगी तो वो डायरेक्ट टैक्सेस की तरफ ही जाएगा और आपको मिनी बजट की तरफ जाना पड़ सकता है। और मिनी बजट का आना आपको पता है कि आवाम पे, जो सैलरीड क्लास बेचारी बिल्कुल पिसी हुई थी, अब मजीद पिस जाएगी अगर नए टैक्सेशन लगा दी जाती है। ईसा बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे कि टेक्सटाइल सेक्टर से पाकिस्तान जो है वो फायदा उठा सकता है, बांग्लादेश के ऑर्डर कैंसिल हुए हैं। लेकिन यहाँ पे सारी बात ही तो इस पे आके खत्म होती है कि आपके एनर्जी सेक्टर ही इतना पावरफुल नहीं है, एनर्जी आपका शॉर्टफॉल इतना है कि मतलब यानी आप ये अंदाजा लगाएं कि
सर्दियों में भी आपको लोड शेडिंग करनी पड़ती है। तो आप अगर कॉर्पोरेट सेक्टर को एनर्जी देंगे और वो भी कम रेट्स पे देंगे, वो हुकूमत को कितना कॉस्ट करेगी, मुल्क को कितना कॉस्ट करेगी, ये तो बड़ा अच्छा वॉर फुटिंग पे स्टेप्स होंगे अगर आप ये तमाम कुछ चीजें करते हैं और इससे हम हमारी टेक्सटाइल को बूस्ट मिलता है। लेकिन देखा जाए ग्राउंड लेवल पे सिचुएशन वो नजर नहीं आ रही है, क्योंकि आपका जो एनर्जी सेक्टर है वो बहुत ज्यादा वीक है। और जाहिर बात है टेक्सटाइल सेक्टर को बूम देने के लिए आपको जो है वो सब्सिडाइज रेट पे इलेक्ट्रिसिटी देनी होगी उनको प्रोडक्शन के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। मुख्तलिफ मसाइल जाहिर बात है कि हर हुकूमत को मिलते हैं और दूसरी हुकूमत से भी इनहेरिट किए होते हैं, लेकिन आपकी कैपेसिटी, आपका मंशूर तो तभी समझ आता है ना जब आप उनको हल करने की सलाहियत रखते हो। एटलीस्ट आप पूरे ना हल कर पाए, लेकिन अपने टेन्योर में कुछ फर्क डाल के जाएं, अपने टेन्योर में कुछ ऐसे मेजर्स लें कि जिसका फायदा आने वाली आवाम को। मेरे भाई बात कर रहे थे कि 60 की दिहाई में भी यही हुआ, 70 की दिहाई में भी यही हुआ, तो फिर हम मोहतरम वही गोल चक्कर में, गोल दायरे में फिर रहे हैं ना। फिर हम हर गुजरते दिन के साथ उसी नाजुक लम्हे से गुजर रहे हैं जो हमें तकरीरों में बताया जाता है कि मुल्क बड़े नाजुक सूरत हाल से गुजर रहे हैं। तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि आगे बढ़ने के बजाय हम जो है एक कदम पीछे हट रहे हैं, और उसकी वजूहात बड़ी वाज़ेह हैं कि जो पावर पॉलिटिक्स है वो इस तरह की बेरहम है यहाँ पे पाकिस्तान में कि जो ओपोजिशन है वो सिर्फ यही सोचती है कि किसी तरह से जो हुकूमत है उसको हटाया जाए और हम खुद साहिब इक़्तिदार बन जाए, चाहे पीटीआई हो, मुस्लिम लीग नून हो या ठीक पीपल्स है, पार्टी इन्हीं हो। तमाम मसलों शहबाज के शरीफ साहब की वो साथ-साथ बात बड़ी जबरदस्ती के चार्टर ठीक ऑफ है, कमर साहब, इकोनॉमी पे आपका पॉइंट आ गया। हमें मिलकर दस्तखत करने चाहिए और इसे साथ लेके चलना चाहिए। मैं समझता हूँ कि वो एक पॉइंट है जिस पे पीटीआई को भी सोचना चाहिए। ठीक है, कमिंग बैक टू फेक न्यूज़, गजाला आप जैसे पहले भी फरमा रही थी कि कुछ टूल्स आने चाहिए, इसके ऊपर एल्गोरिदम्स पे काम होना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल पोलराइजेशन भी यकीनी तौर पर सोशल मीडिया पर पाई जाती है। फेक न्यूज़ की आप बात करी थी कि आगाही देने की ज़रूरत है। कौन आगाही देगा, कौन इस चीज़ पे अवेयरनेस करेगा, क्योंकि हुकूमत भी फेक न्यूज़ फैला रही है, मीडिया भी फेक न्यूज़ फैला रहा है, जैसे कि परवेज साहब ने भी कहा, ऑपोजिशन भी फेक न्यूज़ फैला रही है। लेकिन डीपीओ जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इससे पहले असमा बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पिछले साल की तस्वीरें चलाई गई, तब भी ये काम हो रहा था। तो जब हुकूमत खुद ही ये काम करेगी तो आगाही कौन देगा? जी पहले तो मेरे बिल्कुल भाई ने सही बात की थी कि जो हमारे सहाफ़ी जिनको हमारा रोल मॉडल होना चाहिए, जो बहुत सालों से सहाफ़त कर रहे हैं और जिन पे हमें बिल्कुल अंधा एतमाद है, अगर वो फेक न्यूज़ फैलाएंगे तो फिर हम बाकी किसी से क्या उम्मीद रख सकते हैं। तो मैं इस पर ये कहूँगी कि आजकल जो हमारे सहाफ़ी हैं वो जर्नलिज्म से ज़्यादा जर्नलिज्म उन्होंने स्टार्ट कर दी है। कुछ जो है किसी स्पेसिफिक पार्टी का एजेंडा पुश कर रहे हैं, कभी किसी किस्म का राइट होता है, कोई प्रोटेस्ट होता है तो उसमें मिसलीडिंग या जो भी अनरिलेटेड कंटेंट होता है, जैसे आप बात कर रही हैं पिछले सालों का या किसी और मुल्क का कंटेंट जो है वो पाकिस्तान के प्रोटेस्ट या हालात से रिलेट करके वो लगा देते हैं। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, हुकूमत जो है उनकी तरफ से भी फेक न्यूज़ काफ़ी आई हैं, जो हमारे प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं उनके अकाउंट से भी कई बार फेक न्यूज़ जो है वो पोस्ट हुई है। तो फेक न्यूज़ को ख़त्म करना या उसको रोकना जो है वो किसी एक इदारे का काम नहीं है। मैं नहीं समझती कि सिर्फ हुकूमत की इक़दामात से ये हल हो सकता है। हाँ, सोशल मीडिया रेगुलेशन जैसे बाकी मुल्कों में होती है, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग जो है उसको किया जा सकता है, अकाउंटेबिलिटी की बात की जा सकती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को आप अकाउंटेबल ठहराएं। जो सोशल मीडिया यूज़र्स हैं, चाहे वो जर्नलिस्ट हो या किसी भी सोसाइटी से, किसी भी प्रोफेशन से उनका ताल्लुक हो, उनको आप जो है अकाउंटेबल ठहराएं, तब जाके इसको किसी हद तक काबू किया जा सकता है। इसके अलावा जो सोशल जी ठीक है, ईसा साहब आपकी जानिब आना चाहूँगी। कल मुज़ाकरात हैं, 2 जनवरी की तारीख काफ़ी अहम है, तहरीक इंसाफ के अगला मरहला शुरू हो रहा है। क्या समझते हैं, क्या नतीजा निकलेगा इन मुज़ाकरात का? देखिए, मुज़ाकरात के हवाले से देखिए, ईसा साहब के बाद तो मेरी बारी आती थी, आप मुझे स्किप कर गए दरमियान में। आप उनसे पूछ लें जी, आप बताएं। स्किप कर गए आप बता दें सर, आप बता दें, एक ही बात है। नहीं, मैं इस पे एक तो मुज़ाकरात पे मैं जो दरमियान में जो ईसा भाई ने और दूसरे भाई ने भी बात की ना दरमियान में, चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी, देखें किया तो हुआ है ना, इसमें तो कोई शक नहीं है ना। उस वक्त के 2 बेहतरीन लीडर जिन्होंने मतलब कि अपनी 2 हुकूमतें जो हैं वो जाहिर है जैसे भी उनकी जो भी उनके साथ ज्यादती हुई, उन्होंने बैठकर एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान का जो आइन है उसके बाद बहुत बड़ी एक किताब है चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी, जिसपे दोनों जमातों के बड़े लीडरों ने साइन किए हुए थे। और मैं समझता हूं कि वो किसी हद तक पहले दोनों दौरे हुकूमत उस पर कोई 100% नहीं तो 70-80% उस पर कायम भी रहे।
लेकिन फिर वह ना अब जिक्र मेरे भाई कहेंगे कि फिर इमरान खान का जिक्र कर रहे हैं, मोहरा बने ना इमरान खान साहब और फिर मोहरा नहीं बने। नहीं, और चार्टर मोहरा ऑफ बनने के बाद डेमोक्रेसी जो पे हुआ, अमल दरामद खराब देखिए तब ना, हुआ अब था आप- जब मियां आप- साहब काला कोट पहन के सुप्रीम कोर्ट गए थे यूसुफ रजा भाईजान मियां गिलानी के साहब खिलाफ। गुजरांवाला पहुंच गए थे और उसके बाद चाहते तो इस्लामाबाद में जाके हुकूमत भी जरदारी की उड़ा देते, लेकिन गुजरांवाले से वापस आ गए थे, उसका भी जिक्र किया करें। ये भी उसी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से नहीं गए थे। जितनी बड़ी तादाद में लोग लेके जा रहे थे वो शायद गुजरात क्रॉस ना करते तो हुकूमत भी खत्म हो जाती। देखिए जहां पे फिर वही बात कह रहे हो ना कि 100% तो नहीं हुआ, कुछ 70-80%, 90% पे अमल दरामद हुआ ना। और उसी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से जब इमरान खान साहब सिलेक्ट होकर प्राइम मिनिस्टर का ओथ लिया तो शहबाज शरीफ साहब की तरीही तकरीर शायद आपको याद होगी, या वो शायद नहीं याद होगी क्योंकि वो शहबाज शरीफ की इमरान खान की नहीं है। उन्होंने क्या कहा था कि आए बैठे एक और करते हैं, मैशत पर बैठकर हम इसे चार्टर्ड आउट करते हैं और उस पर जाके आगे चलते हैं और मुल्क को आगे लेके चलते हैं। देखिए जो सियासतदान होते हैं ना वो ये सब कुछ करते हैं। ये सारे मसाइल की जड़ जो है ना, अब आप माने या ना माने, इमरान खान से बड़ी इस सिस्टम की इसमें कोई नंबर 804 मसाइल होंगे। लेकिन जी बिल्कुल कह दिया 804 एक बहुत बड़ा इस मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा मसला है। आपके और मेरे बच्चों को जिस नहज पर वो ले गया है, बल्कि बच्चों को छोड़े आपको और मुझे जिस नहज पर लेके गया है कि हम लोग स्ट्रिक हैं, हम लोग स्ट्रिक है, वहां से हिलना चाहते ही नहीं है कि कहती 804 है तो है, अगर वो नहीं है तो फिर हमें पाकिस्तान भी कबूल नहीं है, वहां पर आपको लेके गए हैं। और एक बात जो फेक न्यूज वाली आपने बात की है मैडम, देखें एक ही हल है, सख्त सजाएं और कानून साजी, इसके अलावा फेक न्यूज का कोई और हल नहीं है। मैं आपको ये बता दूं कि ये जो हमारी नेशन है ना, माशाल्लाह अल्लाह ताला की जात इनको लंबियां उम्मियां सेहत वाली जिंदगी दे। ये जैसे ही दुबई में कदम रखते हैं, जैसे ही हॉलैंड या यूके इंग्लैंड में आते हैं तो इनको तमाम कानून की पासदारी होती है, क्योंकि यहाँ पर सजाएं भी हैं, यहाँ पर जजाएं भी हैं, यहाँ पर जुर्माने भी हैं, लाइन में लग के सब खड़े होते हैं। लाहौर एयरपोर्ट उतरने के ठीक बाद है ईसा, इसी पर आपका ये बिल्कुल कमेंट। ठीक, बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। देखें आप किसी भी मुआशरे को बगैर किसी नज़्म व नस्क के, बगैर पुलिस के नहीं आप नहीं चला सकते। किस तरह आप ये बर्दाश्त कर सकते हैं कि आप शुतरे बेमुहार की तरह जो है वो छोड़ दें? पाकिस्तान का आइन अगर आपको इजहार राय की आज़ादी देता है, वहाँ पर आपको हदूद क़यूद भी बताता है। जो आर्टिकल 19 है उसमें हम सेलेक्टिव पोर्शन जो है उसको ज़रूर उसके चर्चा करते हैं, लेकिन जब उसी को आप कंप्लीट पढ़ें तो उसमें बाकी कुछ चीज़ें भी मौजूद हैं। पाकिस्तान की अदलिया के मुतल्लिक भी हैं, पाकिस्तान के दोस्त ममालिक के मुतल्लिक भी हैं, पाकिस्तान के इदारों के मुतल्लिक भी हैं। असल मसला ये है कि आइन जो है उसकी हर वो शिक जो भी हुकूमत वक्त होती है। देखें यहाँ पर मसला ये है कि संदेला साहब इस तमाम मामले को देख रहे हैं उस प्रिज्म में जो इमरान खान का है। मेरे लिए अदसा इमरान खान नहीं है, मेरे लिए अदसा जो है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। शहबाज शरीफ साहब की इंटेंट के ऊपर मैं कभी भी शक नहीं कर रहा। मैं असल मसला यह है कि अभी उनकी कैपेसिटी इतनी ख़राब हो गई है और इतनी आप समझें कि कमज़ोर तरीन हुकूमत फॉर्म 47 के ठप्पे वाली उनके पास है कि अगर वो चाहें भी तो बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकते। आपका सबसे करीबी दोस्त मुल्क कौन सा है जिसको आप करार देते हैं? वो चीन है। चीन के एक वज़ीर यहाँ पर आके पब्लिकली, ये चाइना का तरीका नहीं है, वो ये कहते हैं कि आप दो मसाइल को हल करें, अपने यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेकर आएँ और अपने यहाँ जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को दुरुस्त करें। अब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए आप ये कहें कि जो सबसे बड़ा फरीक है या स्टेक होल्डर है, इसमें जो सबसे बड़ी सियासी जमात है, क्या आप इस बात से इनकार कर सकते हैं कि वो तहरीक इंसाफ है? हो सकता है कि मेरी पसंद ना हो, संदेला साहब की पसंद ना हो, किसी और की ना हो। लोग उन्होंने ना किया, उन्होंने 1 करोड़ नौकरियां ना दी हों, उन्होंने 10 लाख 50 लाख घर ना बनाए हों, उसका नक्शा भी ना बनाया हो। मसला यह है कि 8 फरवरी को लोग तो निकले ना उनके लिए। तो अब आप क्या करेंगे? आप क्या कहेंगे कि आप इनको कहीं शिफ्ट आउट कर देंगे? आपने उनके साथ बैठना है, डील करना है, ये हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। इसीलिए मेरा ख्याल है कि जो आज कल मुज़ाकरात होने जा रहे हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। और हुकूमत को मेरा नहीं ख्याल कि जो इस वक्त इज़्तराब या बेचैनी या एंग्जाइटी जावेद लतीफ़ साहब की स्टेटमेंट्स में नज़र आती है, नून लीग के कुछ और लीडर्स की, कि वो इस मुज़ाकराती अमल से खौफ या खौफज़दा नज़र आते हैं। उनको खुले दिल के साथ आपकी सवाल हम हुकूमत से करेंगे, कल को तहरीक इंसाफ हुकूमत में होगी, हुकूमत से करेंगे। हम जिस वक्त इमरान खान की हुकूमत थी 150 रुपए का पेट्रोल था, उसके ऊपर तनकीद करते थे, तो हम ये कैसे कर लें कि हम 270 के पेट्रोल पे तनकीद ना करें? हम ये कैसे कर लें कि 186 के डॉलर के ऊपर इमरान खान पे तनकीद करते थे, या आटे के ऊपर, या 55 रुपए की एक्स मिल प्राइस चीनी के ऊपर करते थे, तो आज हम 125 के ऊपर भी हमने बात करनी है। ये मसाइल को हल करने के लिए सियासी इस्तेकाम जरूरी है। एंड आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट बैठक, और हुकूमत को जो है वो बड़े सिद्के दिल के साथ, सच्ची और खरी नीयत के साथ इसमें जो है काम करना चाहिए। अदरवाइज वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर। ठीक है नाज़रीन, कल है कि मुज़ाकरात का अगला मरहला है। होप सो पाकिस्तान के लिए बेहतरी हो। अपने तमाम पैनलिस्ट का शुक्रिया नाज़रीन। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।